चलिए अब हम क्वांटम यांत्रिकी के मूल सिद्धांत की बात करते हैं। हमने देखा कि पदार्थ के डुअल नेचर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया और इन्हीं विचारों ने श्रोडिंगर को प्रेरित किया कि वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल के बिहेवियर को बताने के लिए कोई इक्वेशन, कोई फॉर्मूला तैयार करें। तो श्रोडिंगर ने डी ब्रॉगली द्वारा सुझाए गए कणों की तरंग प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म कणों की व्यवहार की व्याख्या करने के लिए अपना एक इक्वेशन दिया, जिसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस प्रकार है: डेल स्क्वायर del square psi upon del y square plus 8 pi square m upon h square e minus v psi is equal to 0। ये एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहाँ साई क्या है, साई एक जो पार्टिकल मूव कर रहा है उससे जुड़ी हुई जो वेव है उसका फंक्शन है, यानी कि ये वेव फंक्शन है। ये जो x, y, z है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ m उस पार्टिकल का मास है, E उसकी टोटल एनर्जी को बताता है, V उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा को बताता है, और H आप जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे किसी सूक्ष्म पार्टिकल से जुड़ी हुई सभी घटनाओं को, उसके व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए श्रोडिंगर ने इस इक्वेशन को दिया, जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसी भी पार्टिकल की सभी घटनाओं को समझाने में सक्षम है। अधिकांश क्वांटम यांत्रिकी विवेचनों के लिए हम इसी श्रोडिंगर समीकरण से ही शुरुआत करते हैं। तो श्रोडिंगर के सामने मुख्य समस्या क्या थी? उनके सामने मुख्य समस्या ये थी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के लिए, अब इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स्ड पोजीशन तो थी नहीं, तो उसकी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का पता लगाने के लिए श्रोडिंगर ने इस समीकरण को व्युत्पन्न किया, जिसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। और ये जो इक्वेशन उन्होंने दी वो डी ब्रॉगली इक्वेशन की हेल्प से उन्होंने इसको ड्राइव किया। तो चलिए अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। चलिए तो अब हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो पहले भी मैंने बताया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम, उससे संलग्न जो मैटर वेव थी उसकी तरंगदैर्घ्य और डी ब्रॉगली इक्वेशन की हेल्प ली। तो जैसे कि कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, तो हमने कहा कि उसके साथ भी एक वेव एसोसिएट है। तो जब ये वेव है तो इसका भी एक वेव इक्वेशन होना चाहिए और इसका एक वेव फंक्शन भी होना चाहिए। तो हम मानते हैं कि मान लो हमारे पास एक कोई कॉर्ड है, एक डोरी है जो x = 0 से x = a के बीच बंधी हुई है।
ठीक है, तो ये कोई हमारे पास दूरी है जो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a के बीच बनी हुई है। अब मैंने क्या किया, इस पर इसको थोड़ा सा वाइब्रेट किया, है ना। तो जैसे हम इसको वाइब्रेट करेंगे एक वेव उत्पन्न होगी, है ना। तो यदि इस डोरी में कोई कंपन लगाया जाता है तो इसके सारे जितने भी बिंदु हैं वो गति करने लगते हैं। अब इस तरंग के लिए जो x डायरेक्शन में जा रही है, इसके लिए एक तरंग समीकरण होता है जिसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4π² अपॉन लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स। ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है x डायरेक्शन में गति करने वाली तरंग का तरंग समीकरण है, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। यहाँ पर fx क्या है, तो fx तरंग के आयाम को बताता है। यहाँ ये x को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये क्या बताता है, एम्पलीट्यूड। ये तरंग के आयाम को बताता है, ठीक है। x जो है वो किसी समय पर उस कण की स्थिति यानी t समय पर कण की स्थिति यानी उसकी पोजीशन को बताता है। तो ये वेव इक्वेशन हमारी थी। यहाँ पर जो हमने fx लिया था वो सिर्फ x डायरेक्शन के लिए एम्पलीट्यूड बता रहा है, पर इस इक्वेशन को हम 3 डायमेंशन के लिए भी लिख सकते हैं। पर जब हम इसे 3 डायमेंशन के लिए लिखेंगे तो जो एम्पलीट्यूड है fx उसको हम साई से रिप्लेस करेंगे। किससे, साई से। जो साई होता है वो तीनों कोऑर्डिनेट x, y, z के लिए एम्पलीट्यूड फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो साई है वो तीनों निर्देशांकों के लिए एम्पलीट्यूड फंक्शन यानी कि आयाम फलन है। तो अब इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन 1 कैसी हो जाएगी, यदि fx की जगह हम साई रख दें तो 3 डायमेंशनल में तीनों कोऑर्डिनेट हमको लेना पड़ेंगे, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। y के लिए भी लिखना पड़ेगा, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। और बराबर में क्या था, -4π² अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई। यहाँ हमने साई XYZ के स्थान पर साई लिखा है, थोड़ा सा सिंपल हो जाता है लिखना, आसान हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है। अब यदि हम इसमें से साई कॉमन ले लें तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। और आप क्या कर रहे हैं, साई को कॉमन ले रहे हैं और बराबर में क्या चल रहा है इसके, -4π² अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई, ठीक है। तो हमने इसमें से साई को बाहर लिया। अब ये जो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर है, ये लाप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है, जिसे हम डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल स्क्वायर बराबर क्या होता है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसकी जगह यहाँ पर क्या लिख देंगे, इस इक्वेशन में लिख देंगे डेल स्क्वायर, यानी लाप्लासियन ऑपरेटर को यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू -4π² अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई, ठीक है। तो
ये एक हमें इक्वेशन मिली और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। ठीक, अब हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल जिससे वेव एसोसिएटेड है उसके लिए डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है? तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। या यहाँ से हम ये जो लैम्डा की वैल्यू हमें पता चली वो हम किस इक्वेशन में रख दें? इक्वेशन सेकेंड में। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल स्क्वायर साई माइनस 4 पाई स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है ना, हमने लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 3 से उठाकर इक्वेशन 2 में रख दी। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल स्क्वायर साई माइनस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि जो किसी भी कण की संपूर्ण ऊर्जा होती है E, वो किस किस के बराबर होती है? वो उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी को जनरली हम T से और पोटेंशियल एनर्जी को V से बताते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी। तो यहां से E माइनस वी को हम इस साइड ले आए, बराबर क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। यदि हम इस 2 को यहाँ ले जाए तो 2 E माइनस वी बराबर एम वी स्क्वायर हो जाएगा। और इस इक्वेशन में हम m से और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? दोनों साइड हम m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2m E माइनस वी इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। हमने क्यों m से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहाँ आप देखिए इस इक्वेशन में m स्क्वायर वी स्क्वायर आ रहा है। तो इस इक्वेशन को पहले तो मैं एक नंबर दे देती हूँ, इक्वेशन 4 है, और इसे नंबर दे देते हैं इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 से एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू उठाकर हम किस इक्वेशन में रख देते हैं? इक्वेशन 4 में। तो हमारी इक्वेशन 4 क्या हो जाएगी? डेल स्क्वायर साई बराबर माइनस 4 पाई स्क्वायर और एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह आ जाएगा इंटू 2m E माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेल स्क्वायर साई बराबर माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर E माइनस वी। कुछ नहीं किया, बस हमने क्या किया? अरेंज किया इसको। अब इसको उठाकर हम इस साइड ले आते हैं तो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर E माइनस वी। साई कहाँ चला गया? ये देखिए यहाँ पर साई था ना, ये साई सब में रहेगा तो यहाँ भी साई रहेगा, यहाँ भी साई रहेगा और यहाँ भी साई रहेगा। बराबर क्या हो जाएगा? 0। डेल स्क्वायर, ये इक्वेशन क्या है? श्रोडिंगर इक्वेशन जो अभी हमने आपको बताई थी। यहाँ आप डेल स्क्वायर को खोल कर लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई
अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। तो ये इक्वेशन हमने बोला था कि ये क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इसके द्वारा हम किसी भी कण से संबंधित तरंग के उसके व्यवहार को, उसके समीकरण को समझा सकते हैं। यानी कि ये किसी भी कण से संबंधित तरंग का तरंग समीकरण है ना। तो ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो यदि हम h अपॉन 2 पाई की जगह h क्रॉस लिख दें, h क्रॉस की वैल्यू क्या होती है हम सब जानते हैं, h अपॉन 2 पाई। तो यहाँ जो आपको h स्क्वायर है इसको h क्रॉस से रिप्लेस करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी। अभी मैं वापस इसको डेल स्क्वायर लिख रही हूँ, डेल स्क्वायर साई, और हम इसमें क्या कर रहे हैं, किसकी वैल्यू रख रहे हैं, h क्रॉस रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये 4 पाई कहाँ चला गया, इसके नीचे चला गया, और ये e माइनस वी साई बराबर 0। ये इक्वेशन किस तरीके का हो जाएगा, यदि हम h क्रॉस रख देंगे h अपॉन 2 पाई की जगह तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको हम इक्वल टू पे उस साइड ले जाते हैं इस पूरी टर्म को, तो ये हो जाएगा माइनस 2m h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी साई। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये h क्रॉस स्क्वायर और ये वाली टर्म है, इसको हम डेल स्क्वायर के साथ में ले जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और माइनस को भी साथ में ले जाते हैं तो ये डेल स्क्वायर साई। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बचा e माइनस वी साई। इसको और यदि हम खोल दें तो ये ई साई प्लस वी साई हो जाएगा, और यहाँ से हम इस वी साई को भी इस साइड लेकर आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई हो जाएगा। यहां से आप साई को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी साई बराबर ई साई। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट की आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हमको इक्वेशन दिख रही है, ये एक्चुअल में क्या है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ये किसको बताता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को बताता है। तो हम इसकी जगह हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच कैप रख देंगे, तो एच साई बराबर क्या मिलेगा, ई साई। तो ये जो इक्वेशन है ये तरंग समीकरण का हैमिल्टोनियन फॉर्म है। तो हमारा डेरिवेशन तो यहीं तक कंप्लीट हो गया था, पर इस श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने हैमिल्टोनियन फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से हम श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा लेंदी है, पर आप जब समझ के पढ़ेंगे तो हमने कुछ नहीं किया, हमने 2-3 स्टेप यहाँ पर देखे। सबसे पहले तो हमने एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाली तरंग के लिए जो स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है वो लिखी। उसके बाद हमने, चूंकि वो एक्स डायरेक्शन के लिए थी इसलिए हमने 3 डायमेंशन के लिए उसको लिखा। तो हमने एफ एक्स को चेंज किया था किससे, वेव फंक्शन साई से, और जब हमने उसको वहां पर रखा तो हमको 3 डायमेंशन के लिए वेव इक्वेशन मिली। और उसके बाद हमने क्या किया, डी ब्रॉगली इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू वहां पर पुट की, और उसके बाद हमने टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से m स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू
निकाली और उसकी वैल्यू हमने इक्वेशन में पुट करके उसको अरेंज किया और हमें श्रोडिंगर इक्वेशन मिल गया। फिर हमने वापस से इसको थोड़ा रीअरेंज किया तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हैमिल्टोनियन फॉर्म में। तो इस तरीके से हम श्रोडिंगर इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं।